सभी दोस्तों को नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम, नमन प्रणाम। पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से आपका आभार जताता हूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करने में घनी घनी मदद की है, दिल से मदद की है। आपने दो दो हाथ की जगह चार चार हाथ लगाए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, उसे शेयर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। यदि आपका टारगेट ईओ है, आरओ है, आरएस प्रीलिम्स है, आरएस मेंस है, कॉलेज लेक्चरर है एवं एलडीसी भर्ती है और बीएसटीसी भर्ती है, तो आइए राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास के जितने वंश थे राजपूतों के, उन राजपूत वंशों के सिद्धांत हमने पढ़े। कहां से आए राजपूत, कौन देशी मानता है, कौन विदेशी मानता है, एक एक विद्वान का हमने विश्लेषण किया था। एक एक विद्वान का विश्लेषण करने के बाद में हमने एक वंश लिया, चौहान वंश, चौहान साम्राज्य। हमने ये देखा कि चौहान साम्राज्य की उत्पत्ति, चौहान वंश का जो नाम चौहान रखा गया, क्या सांबर की झील के चारों ओर रहने के कारण ही उन्हें चौहान कहा गया। चाहमान शब्द कैसे आया, चौहान कैसे आया, पृथ्वीराज विजय के लेखक जानक ने किस प्रकार चा पर बताते हुए धनुर्विद्या में निपुण बताया, है का हरि बताया, यानी भागवत धर्म में जो रुचि रखता हो, भागवत धर्म का जो मानने वाला हो, मानने वाला, अतिथि को मानने वाला, तो आए हुए शरण देने में चौहान साम्राज्य के जितने राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, वो बड़े ही धनवान रहे हैं कि वो शरण में आए हुए कि किसी को भी निकाल करके नहीं देते हैं। नय यानी निपुण, तो इस प्रकार वो नीतिवान था, नय से नीतिवान था, तो सारे गुण लेते हुए चाहमान कहा गया। हो सकता है कि प्रारंभिक कोई चाहमान नाम का इन गुणों से युक्त कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन इतिहास के साक्ष्य कुछ और कहते हैं। उनमें हमने ये भी बताया कि चाहमान शब्द की उत्पत्ति के बाद में चौहान वंश के बारे में कि इनका शब्द कैसे आया और कौन विद्वान इनको कहां कहां से मानता है, वो हमने बताया कि इसे अलग अलग मत में इन्हें चौहान जो वंश है उन्हें कौन विदेशी मानता है, कौन देशी मानता है, कौन वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण मानता है, कौन इंद्रवंशी मानता है, कौन खज्र जाति से मानता है, कौन चंद्रवंशी मानता है, कौन सूर्यवंशी मानता है, कौन वशिष्ठ की आंख से मानता है और कौन अग्निवंशीय मानता है। तो इन सारे सिद्धांतों को मैंने आपको शॉर्टकट लिखते हुए एक बार पुनः आप इसे रिपीट कर सको, आप इसे अच्छी तरह याद कर सको, और इसलिए मैं आपको इसको एक बार लिख करके आपके सामने ट्राई की है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे होता है। चौहान साम्राज्य, देखो विदेशी मत में मानने वाले चौहान विदेशी थे और इनको मानने वाले तीन विद्वान थे। कौन कौन से? कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुरक और वी स्मिथ। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास में दो किताबें लिखी, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी उनकी पुस्तक थी, वो थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो इन्होंने लिखा, उसमें हमने देखा कि राजस्थान शब्द है विधिवत रूप से 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने यहां दिया था। तो उसमें उन्होंने पूरे चौहान साम्राज्य का लेखा जोखा लिखा कि चौहान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और चौहानों का प्रारंभिक स्थान कौन सा था, यह भी कर्नल जेम्स टोड ने वहां लिखा। प्रारंभिक स्थल लिखते हुए इन्होंने लिखा कि ये विदेशी थे। अब देखो इसके बाद में आते हैं विलियम कुरक। विलियम कुरक ये भी इंग्लैंड का था, आयरिश था और ब्रिटिश प्राच्य विद्या था ये, और एंग्लो इंडियन लोक कथा लिखने में बड़ा उस्ताद था ये। एंग्लो इंडियन लोक कथा लिखी इन्होंने और उस लोक कथा के आधार पे इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में खूब सारे तथ्य उजागर किए। 1857 की जो क्रांति है, इन होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए भारतीय क्या चाहते हैं और भारतीयों का इतिहास क्या है, और भारतीय लोक कथाएं, दंत कथाएं और किस्सा गोई, उनको सारा का संकलित करने का प्राच्य विद्या, ब्रिटिश प्राच्य विद्या के लेखक थे एंग्लो इंडियन लोक कथा लिखने में विलियम कुरक का, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर वी स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, इन्होंने भी
बहुत सारा योगदान दिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये भी पता लगाया कि उस समय कई ऐसे अंग्रेज लेखक थे जो नकली शिलालेख लिख करके, नकली अभिलेख लिख करके भारतीय इतिहास को बिल्कुल एक नई दिशा दे रहे थे। नकली अभिलेख लिख पकड़वाने का काम, वो काम वी स्मिथ जैसे व्यक्ति ने किया था। इसके बाद में आइए देखो देसी मत में, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपको याद हो जाए कि चौहानों की उत्पत्ति के अंतर्गत कौन से विद्वानों ने क्या क्या माना। विदेशी मत के बाद में जैसे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, चौहानों में, राजपूतों में हम पढ़ चुके हैं। राजपूतों की पूरी हम एक श्रृंखला के तहत हम पढ़ चुके हैं कि राजपूत आखिर कहां से आए, कौन देशी थे, कौन विदेशी थे, कौन कौन विद्वानों ने उन्हें ब्राह्मणों से माना, किन्होंने सूर्यवंशी माना, किन्होंने चंद्रवंशी माना। तो ये सारे, किन्होंने वशिष्ठ की आंख से माना, किन्होंने अग्नि वंशीय माना। ये हम पूरे संपूर्ण राजपूत वंश, चाहे वो कछवा हो, चौहान हो, राठौड़ हो, भाटी हो, इनके बारे में समग्र रूप से पढ़े थे। अब हमारा जब चौहान साम्राज्य आ गया तो इनका एकल तरीके से पढ़े थे कि देशी मत है, वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश, यानी वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होने वाले मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख, चंद्रावती लेख और कायम खा रासो। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंशीय थे। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंशीय ये डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के बारे में मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी 1170 ईस्वी का बिजोलिया के एक पार्श्वनाथ मंदिर में, भगवान पार्श्वनाथ जैनों का मंदिर है, उसमें श्रावक था लोलाक, उसने उस मंदिर की स्मृति में लगाया। लेकिन उस मंदिर की दीवारें खूब सारे चौहानों के इतिहास को उगलती है, खूब सारे चौहानों के इतिहास की, वंश की कथा कहती है, उनके यशोगान करती है। केवल लोलाक द्वारा लगाया गया जो लेख है वो करता है। वो प्राचीन कौन कौन से नगरों के नाम थे, जैसे जबालीपुर जालोर का था, नड्डुल नाडोल का था, मंडलपुर मांडलगढ़ का था, तो ये नाम उजागर करती है। जैसे सरीमाल भीनमाल का था, तो ये विभिन्न नगरों के नाम भी बताती है और उनके साथ में चौहानों की उत्पत्ति बताता है वो बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में ही वत्स गोत्रीय ब्राह्मण और सारा भार इसी पे दिया गया है। तो चंद्रावती लेख, इसके बाद में इंद्रवशी, देखो रायपाल के सेवाड़ी शिलालेख है, रायपाल का जो सेवाड़ी शिलालेख है वो क्या कहता है कि ये इंद्र के वंश थे, इंद्र की संतान थे, और ये बताता है रायपाल के सेवाड़ी शिलालेख। अब जितने भी बताते हैं, सूर्यवंशी सब बताते हैं, चंद्रवंशी सब बताते हैं, लेकिन इंद्रवंशी एक बताता, वो बताता रायपाल के सेवाड़ी शिलालेख। इसके बाद में आता खज्र जाति। खज्र एक विदेशी जाति थी। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर खज्र जाति से उत्पन्न मानते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर यहाँ तो खज्र जाति से भी मानते हैं और अपना एक दूसरा मत भी डॉक्टर डी.आर. भंडारकर रखते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर डी.आर. भंडारकर इन्हें खज्र जाति से मानते हैं। इसके बाद में आते हैं चंद्रवंशी, हांसी शिलालेख, आबू के अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख। इन्हें क्या मानते हैं कि चौहान चंद्रवंशी थे, चंद्र की संतान थे, ये चंद्र से उत्पन्न हुए थे, ये मानते हैं हांसी शिलालेख, आबू के अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख। अच्छा, चौहान सूर्य की संतान थे, ये सूर्यवंशी थे। ये किसने माना? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ये हमारे इतिहास के महान लेखक थे। रोइडा सिरोही में इनका जन्म हुआ। जानक जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, नैनचंद्र सूरी जिन्होंने हमीर मां काव्य लिखा, जोधराज हमीर रासो लिखा, नरपति नाले जिन्होंने बिसल देव रासो लिखा। ये सारे क्या मानते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। अब देखो वशिष्ठ की आंख से माना सुंदा माता शिलालेख क्या कहता है? सुंदा माता शिलालेख का चाचिंग देव के समय का वर्णन करता है। 1262 में भी वहां उल्लेख मिलता है, 1326 का मिलता है और 1727 ईस्वी का मिलता है। ये जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियां, और वर्तमान में जालोर न होकर के सांचौर जब जिला बन गया तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां सांचौर जिले में आएगी। तो और सांचौर जिले में जब आएगी तो आने वाले दिनों में हम ये पढ़ेंगे इतिहास के अंदर कि सांचौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंदा माता पर्वत पर, सुंदा माता के मंदिर में जो सुंदा माता का लेख है वो ये बताता है कि वशिष्ठ की आंख से जन्मे थे, वशिष्ठ की आंख से पैदा हुए थे चौहान वंश। अग्निवंशीय चंद्रबरदाई कहता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो अजमेर का शासक था, राय पिथौरा जिसे कहते थे, उस राय पिथौरा का अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जिन्हें संबोधित किया जाता है वो चंद्रबरदाई
उनके लेखक थे चंद्रबरदाई, और एक सखा थे, हम सखा थे, एक ही खाट पर सोते थे, एक ही शक्ल के थे, एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन मरे थे, वो थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। तो पृथ्वीराज रासो लिखने वाला व्यक्ति चंद्रबरदाई, उसने इन्हें अग्निवंशीय माना है चौहानों को। सूर्यमल मिश्र बूंदी के कवि थे, राम सिंह जी के दरबारी कवि थे, इन्होंने 5-7 किताबें लिखी, उसमें उन्होंने वंश भास्कर इनका सबसे अच्छा चलता है पूरा, उसमें बूंदी का चौहान हड़प चौहानों का इतिहास लिखा। मोहन नैन सिंह जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, और इन्होंने मारवाड़ा प्रगनारी विकत और मूर्णों नैन सिंह की ख्यात लिखी, उसमें उन्होंने चौहानों को क्या माना, अग्निवंशीय माना है। आचार्य मेरुतंग, जिन्होंने परमन चिंतामणि कोश लिखा, महाकाव्य लिखा, परमन चिंतामणि महाकाव्य, आचार्य मेरुतंग, उन्होंने भी इन्हें अग्निवंशीय माना है। और इनके अलावा जो वंशावली लिखने वाली भाट है, वंशावली लिखने वाले चारण है, जो गाने वाले हैं, जो इनका यशोगान करते हैं, चारण और भाट, वो भी इन्हें अग्निवंशीय मानते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग मत है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई। विदेशी मत के अंदर कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुरक और वीए स्मिथ, और देशी मत के अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंशीय डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिजोलिया शिलालेख, चंद्रावती का लेख, कायम खा रासो। इंद्रवंशी में मानते हैं रायपल के सेवाड़ी शिलालेख, और खज्र जाति से मानते हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, और चंद्रवंशी में मानते हैं हांसी शिलालेख, आबू के अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख। सूर्यवंशियों में मानते हैं पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, ज्ञानक, नैनचंद्र सूरी, जोधराज, नरपति नालय, और वशिष्ठ की आंख से मानते हैं। देखो सुरजन चरित्र भी है, चौहान प्रशस्ति भी है, बेदला प्रशस्ति भी है सूर्यवंशियों में। वशिष्ठ की आंख से सुंदा माता शिलालेख मानता है। अग्निवंशी है चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्र, मूर्णोत्नैन सिंह, आचार्य मेरुतंग, भाट, चारण आदि। इस प्रकार का राजस्थान के इन हमने चौहानों की उत्पत्ति कौन सी जाति से हुई, सूर्यवंशी है, वशिष्ठ की आंख से, अग्निवंशी है, चंद्रवंशी है, खज्र जाति से है, इंद्रवंशी है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणी है, देशी है, विदेशी है, इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा, इसी के अंतर्गत हम ये लेंगे कि हमने अभी बताया कि चौहानों की उत्पत्ति किससे थी। अब हम जितने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, जितने विवादास्पद रहा है, ऐसे के ऐसे चौहानों का मूल स्थान कहाँ था, चौहान आखिर कहां से उठे, चौहानों का निवास स्थान कौन सा था, कहां से चौहानों की उत्पत्ति हुई, और सर्वप्रथम चौहानों का राज्य कौन सा था, उसके बाद में इन्होंने किन किन क्षेत्रों में राज्य फैलाया, तो वो भी विवादास्पद है कि इनका मूल स्थान आखिर कहां था। कोई इसको सांबर मानता है, कोई सपातलक्ष मानता है, शाकंबरी मानता है, कोई जंगल देश मानता है, कोई इसे चित्तौड़ भी ले जाता है कि ये चित्तौड़गढ़ से पैदा हुए थे। तो वो भी हम इसी मत के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि आखिर चौहानों का मूल स्थान कौन सा था। देखो हर्षनाथ का शिलालेख है, ये मैं यहां सीधा लिख सकता हूं कि कौन कौन से, मैं आपको ये लिख के बताता हूं कि कौन कौन कहां से मानता है। जैसे चौहानों की उत्पत्ति, इधर लिखेंगे स्थल, इधर लिखेंगे विद्वान, विद्वान, विद्वान। स्थल के अंतर्गत देखो कई विद्वान मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति पुष्कर से हुई थी, इनका मूल स्थान पुष्कर था, मूल स्थान पुष्कर था, और पुष्कर के आसपास में ही इनका साम्राज्य था, और पुष्कर से ये आगे बढ़े। इनमें मानने वाले व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा था। और सुरजन चरित्र, ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां हुई थी, इनकी उत्पत्ति हुई थी वो है पुष्कर। कौन कौन मानते हैं, हमीर महाकाव्य के लेखक, हमीर महाकाव्य, महाकाव्य के लेखक नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र सूरी, इनका मूल स्थान कहां मानते हैं, पुष्कर मानते हैं। नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र सूरी और सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, इनमें उल्लेख आता है कि चौहान मूल रूप से कहां के थे, चौहान मूल रूप से पुष्कर के थे। यह मैं आपको बना करके बताता हूं कि चौहान मूल रूप से कहां के थे। यह हमारा राजस्थान, बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, डिजिटल स्टूडियो नहीं है, आपका व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मैं आपकी एक एक चीज बड़े धैर्य के साथ समझाऊंगा। आप ऐसा आभास करिए कि हम लाइव ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये हमारी ऑफलाइन क्लास है। आपको कोई समझ में नहीं आता है, आप उसे
इनबॉक्स में कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से समझाइए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, मैं अगली क्लास लूंगा उसमें आपको समझाऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप क्लास आगे, और शाम के समय हमारी 5 बजे राजस्थान के इतिहास की क्लास डेली आएगी। डेली देने की कोशिश करूंगा, यदि बीच ही नहीं होगा तो डेली हमारी 5 बजे आपके सामने राजस्थान के इतिहास की क्लास आ जाएगी। देखो ये बीच में पड़ता है, राजस्थान का हृदय स्थल के रूप में कहा जाता अजमेर। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर है, और पुष्कर के आसपास में चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। और पुष्कर राजस्थान की प्राकृतिक झीलों में काफी अच्छी भी झील मानी जाती है, 52 घाटों वाली झील है। यहाँ खूब सारे इतिहास दफन है इसके अंदर। पांडवों ने कभी अपना वनवास भी काटा था, और भगवान श्री राम के पिता दशरथ का तीर कहते हैं कि इसी पुष्कर झील में लगा था। श्रवण के माता पिता यहीं कहीं साइड में कहीं पानी की जब मांग की तो श्रवण के पिताजी उन्हें श्रवण उन्हें घड़ा लेकर के पानी का और इसी झील के ऊपर वो जब भरने आए तो घड़े की आवाज आई। दशरथ कहते हैं कि कोई शिकार के लिए बैठे थे और तीर है वो उन्होंने आवाज के अनुसार मारा था, शब्द भेदी बाण माना था दशरथ ने, और तीर लगा श्रवण के और उन्होंने वही प्राण पंखेरु उड़ा दिए। इस प्रकार की जो कथा है वो पुष्कर झील से है। तो पुष्कर पीने के पानी के लिए राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ झीलों में मानी जाती थी, और इस प्रकार बर्मा मंदिर के लिए जानी जाती है। इस पुष्कर के पास में मूल स्थान था, यह बात कौन कहता है? नैन चंद्र सूरी कहता है। अमीर महाकाव्य में लिखता है सुरजन चरित्र। यह भी क्या कहता है कि पुष्कर झील के आसपास इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये कहते हैं ये विद्वान। इसके बाद में जब हम आगे का पढ़ते हैं, एक विद्वान है दशरथ शर्मा, उन्होंने गजब की बात कही है जो हर किसी के पस्ती भी नहीं है। दशरथ शर्मा मानते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ के थे, इनका मूल स्थान चित्तौड़गढ़ था, और चित्तौड़गढ़ से ये सांबर की तरफ आए थे। यहां पड़ता है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, और दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ के थे। ये एकमात्र विद्वान है जो नागौर, अजमेर, जयपुर, पाली के कुछ भाग और इस अजमेर वाले भाग से चौहानों को दूर इनका मूल स्थान बताता है, वो एकमात्र दशरथ शर्मा है। तो आने वाला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा विद्वान चौहानों का मूल स्थान चित्तौड़गढ़ मानता है? तो दशरथ शर्मा। ये हटके है, इसलिए अपने को याद रखना है। इसके अलावा जंगल देश और सपाद लक्ष्य, चौहानों की उत्पत्ति जंगल देश में हुई थी। चौहानों का मूल स्थान जंगल देश था। चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य था। चौहानों का मूल स्थान जंगल देश था और सपाद लक्ष्य था, और ये मूल स्थान सपाद लक्ष्य था और जंगल देश था। सपाद लक्ष्य के अंदर है, सपाद लक्ष्य सांबर और शाकंभरी को ही बोला जाता है, और जंगल देश के अंदर है बीकानेर था, उत्तरी मारवाड़ था। बीकानेर उस समय बड़ा था, मारवाड़ भी बड़ा था, और उसमें उत्तरी मारवाड़ और जयपुर के जो सांबर का भाग था ये इसके अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार जंगल देश और सपाद लक्ष्य मानने वाला व्यक्ति कौन था? गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिख देते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, आपको इनका इतिहास भी लिखाऊंगा कि दशरथ शर्मा राजस्थान के इतिहास के लिए क्यों जरूरी है। दशरथ शर्मा का कहां उदाहरण दिया जाता है? कल मैंने बोला भी था कि राजस्थान के एकीकरण में भी इन लोगों की भूमिका रही थी, क्योंकि ये सीमावर्ती जितने भी राज्य है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हमारा सिरोही का भाग, जब गुजरात ने दावा किया कि ये हमारे अंदर आने चाहिए, तब इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह दावा पेश किया कि इनकी शुद्ध जो लैंग्वेज है, भाषा एकदम राजस्थानी है, और राजस्थानी के अंदर जो भीली भाषा है, तो ये किसी भी हालात में भीली भाषा और भील इस प्रदेश की विशेषता रही है। महाराणा प्रताप के खसम खास रहे हैं भील, तब उन्होंने तर्क दिया, तब ये राजपूताना में मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा है इन लोगों की। तो हमारे महान लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा और जंगल देश सपाद लक्ष्य डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब ये क्या मानते हैं कि जंगल देश और सपाद लक्ष्य है,
ये हमारा बीकानेर और ये उत्तरी मारवाड़, ये भाग उत्तरी मारवाड़ और जयपुर का कुछ भाग ये किस में आते थे, ये जंगल देश में आते थे, जंगल देश, और ये जंगल देश के भाग थे। और ये बताता है कि ये सपादलक्ष का भाग था। सपादलक्ष में कौन कौन से आते हैं, देखो सांबर के आसपास का भाग। तो इस प्रकार इनके अनुसार, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जंगल देश और सपादलक्ष इनका मूल स्थान था। तो इस प्रकार ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि जंगल देश और सपादलक्ष था। इसके अलावा ये सांबर के आसपास जो बताते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। सांबर के आसपास, सांबर के आसपास बताता है बिजोलिया शिलालेख, अमीर महाकाव्य, परमंद कोश जो राजशेखर का है वो मानते हैं, और चौहानों की वंशावली, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि सांबर के आसपास। यहां हम लिखते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सांबर के आसपास, चौहानों का मूल स्थान सांबर के आसपास था। इनमें मानने वाले कौन है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख यहां पड़ता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में यहां पड़ता है बिजोलिया। मैंने अभी बताया कि 5 फरवरी 1170 का बिजोलिया शिलालेख श्रावक लोलाक ने लगाया था। इसमें यह उल्लेख आता है कि 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, और सांबर झील का निर्माण करा करके यहां वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की नींव डाली। यह बिजोलिया शिलालेख कहता है। उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां, प्रशासनिक परिस्थितियां आदि का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख करता है। बिजोलिया शिलालेख राजस्थान के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चौहानों की उत्पत्ति, यहां राजपूतों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने वाला, क्योंकि उसमें लिखा है विप्र वत्स गोत्रे भूत, विप्र वत्स गोत्रे भूत, यानी ये विप्र गोत्र वंशीय ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं, ये चौहानों के बारे में लिखा जाता है। तो 551 ईस्वी वासुदेव प्रथम का और प्रथम राजा के रूप में उल्लेख मिलता है, चाहमान वासुदेव चौहान, तो इनका उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार आगे चौहानों की वंशावली, चौहानों की वंशावली, जो सांबर के चौहान है उनकी वंशावली भी ये मानती है, इनकी वंशावली भी ये मानती है। परमंद कोश, परमंद कोश, परमंद कोश चिंतामणि तो मेरुतुंग ने लिखा था, लेकिन परमंद कोश किसने लिखा, राजशेखर ने लिखा। परमंद कोश राजशेखर ने लिखा, थोड़ा फर्क है। परमंद कोश चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा था और परमंद कोश राजशेखर ने लिखा था। तो इस प्रकार ये भी एक भिन्नता है। बिजोलिया शिलालेख, परमंद कोश, राजशेखर, चौहानों की वंशावली, अमीर महाकाव्य, यहां एक अमीर महाकाव्य जो हमने ये दिया, ये क्या मानता है कि सांबर के आसपास, ये पुष्कर का पास का ही भाग है, इसलिए ये मानते हैं कि ये बिजोलिया शिलालेख मानते हैं। और सांबर के आसपास का क्षेत्र बताता है बिजोलिया शिलालेख, जिसमें मैंने बताया कि 551 इसमें वासुदेव नाम का चौहान का व्यक्ति था। इसके अलावा केवल जंगल देश, सपादलक्ष और इनकी राजधानी अहिछत्रपुर, पृथ्वीराज विजय के लेखक जानक भी बताता है, लांडनु लेख भी बताता है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई, कि चौहानों की उत्पत्ति जंगल देश से हुई, केवल जंगल देश, जंगल देश। इसके अलावा हर्षनाथ शिलालेख है, हर्षनाथ शिलालेख है, उनकी बात करते हैं कि हर्षनाथ शिलालेख क्या बताता है। देखो जंगल देश, सपादलक्ष बता देता हूं, जंगल देश, सपादलक्ष, जंगल देश, सपादलक्ष, जंगल देश और सपादलक्ष का मैंने ये बताया भैया कि कौन कौन मानता है। इसमें पृथ्वीराज विजय मानता है, लाडनू लेख मानता है, पृथ्वीराज विजय, लाडनू लेख, ये क्या मानते हैं कि इनकी जंगल देश और सपादलक्ष से मानते हैं। देखो एक है हर्षनाथ शिलालेख, 973 ईस्वी का है, गुवक प्रथम ने लिखा था हर्षनाथ शिलालेख,
वो एक बहुत ही अलग कहानी कहते हैं, और उनके अनुसार जो कहानी है वो हम यहाँ बताते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम बताते हैं कि अगला स्थल कौन सा है। देखो, अनंत प्रदेश, अनंत गोचर, अनंत गोचर, अनंत प्रदेश, अनंत गोचर, ये मानने वाले है वो हर्षनाथ शिलालेख बताता है। कौन सा लेख है? हर्षनाथ शिलालेख। देखो, हर्षनाथ शिलालेख कैसे बताता है कि हर्षनाथ शिलालेख ये कहता है कि ये हमारा यहां चूरू जिला ऐसे और यहां झुंझुनू जिला है, ऐसे यूं चंद्रमा की भांति है सिक्कर जिला। सिक्कर जिले के अंदर है हर्षनाथ भगवान का मंदिर है। हर्षनाथ, हर्षनाथ ये शंकर शिव भगवान का मंदिर है। और इसमें एक लेख लिखा है, वो है 973, इसका शिलालेख लगा है, वो नियत 973 ईस्वी का है, 973 ईस्वी का है। और इस शिलालेख के अंतर्गत यह बताया गया है कि हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण चौहान शासक गुवक प्रथम ने करवाया था। और गुवक प्रथम ने एकमात्र ऐसी मूर्ति लगाई जो भगवान शिव शंकर को हर्षनाथ के रूप में, श्री हर्ष के रूप में, शंकर को श्री हर्ष के रूप में पूजा जाता है। और इनकी जो मूर्ति है भगवान शिव की, वो लिंगोद्भव मूर्ति है, लिंग से उद्भव होते हुए विश्व की सृष्टि को बताया गया है। तो इस प्रकार एक अद्भुत मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर, श्री हर्ष की शंकर के रूप में पूजा होती है और 973 ईस्वी का लगा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि गुवक प्रथम के समय ये स्थापित किया गया था। और इस मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम, चौहान राजा कौन था? गुवक प्रथम, चौहान राजा गुवक प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मुगलों में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए, जब उसके मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था, तब उन्होंने मुगलों में मंदिर तोड़ो अभियान के तहत औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमण किया था। लेकिन किंवदंती यह है कि यह मंदिर को बिना तोड़े हुए, मूर्ति को बिना खंडित करते हुए उनको जाना पड़ा। और आज भी मुगलों के द्वारा दिया हुआ, जैसे जीर्ण माता के मंदिर में तेल चढ़ता है, इस मंदिर में भी प्रसाद चढ़ती है। तो इस प्रकार के हर्षनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भी भेजी थी। उनके मंदिर में लिखा हुआ है, 973 का शिलालेख है, हर्षनाथ का शिलालेख बोलते हैं। हर्षनाथ का शिलालेख ये बोलता है कि इनकी उत्पत्ति, इनका मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान अनंत गोचर था और इनकी राजधानी अनंत गोचर थी। अनंत गोचर प्रदेश सिक्कर से सांबर का प्रदेश था। ये सिक्कर और फिर सांबर पड़ती है, नागौर, इधर अजमेर और इधर जयपुर, ज्यादातर ये जयपुर में पड़ती है, इनके बीच में पड़ती है। तो ये सिक्कर से सांबर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हर्षनाथ शिलालेख ये कहता है कि ये अनंत प्रदेश था। और इनकी चौहानों की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अनंत प्रदेश था, जिसे ये अनंत गोचर भी कहते हैं, अनंत गोचर भी कहते हैं। तो अनंत प्रदेश, अनंत गोचर कौन कहता है? हर्षनाथ का शिलालेख कहता है कि ये अनंत गोचर और अनंत प्रदेश थी। हमने सार रूप में का क्या निकाला, चाहे वो चौहानों की वंशावली हो, बिजोलिया शिलालेख हो जो उन्हें सांबर के आसपास का क्षेत्र बताता है, चाहे नैनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य उन्हें पुष्कर बताता है, गोपीनाथ शर्मा चाहे उन्हें जंगल प्रदेश सपाद लक्ष्य बताते हैं, दशरथ शर्मा चाहे उन्होंने चित्तौड़गढ़ बताते हैं, पृथ्वीराज विजय लांडनु लेख उन्हें जंगल देश सपाद लक्ष्य मानते हैं। और पृथ्वीराज विजय लांडनु लेख और शब्द कल्पद्रु में यह कहा भी गया है कि जंगल प्रदेश और सपाद लक्ष्य में चौहानों का मूल स्थान था। उनकी राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर थी। तो इस प्रकार हम ये सार रूप में कह सकते हैं कि चौहान मूल रूप से कहां के थे? चौहान प्रारंभिक रूप से सांबर के आसपास थे और ये अपने नाम के आगे राजा बनते समय ये शाकंभरी माता के कारण शाकंभरीश्वर कहलाए।
ये सपाद लक्ष्य नरपति या शाकंभरी स्वर लिखते थे, ये संभरीश लिखते थे। चौहान अपने नाम के आगे उपाधि के रूप में संभरीश, संभरीश, शाकंभरीश और ये शाकंभरी, नरपति, नृपति राजा के रूप में बहुत ही अपने नाम के आगे उपाधि लगा करके ये अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। इससे पता लगता है कि शाकंभरीश्वर, नरपति, संभरीश, शाकंभरीश्वर, इससे पता लगता है कि सांबर के आसपास के होने के कारण ये क्या कहलाए, चामान। यानी चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, सपाद लक्ष्य। इससे यह सिद्ध होता है कि चौहानों का मूल स्थान सपाद लगता। इससे सिद्ध होता है कि वो सपाद लक्ष्य सांबर था, वो सांबरी शाकंभरी था, वो सांबरी शाकंभरी था। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी इस मूल राज्य के पश्चिम के अंदर नागौर थी, और नागौर उस समय क्या कहलाता था, अहिछत्रपुर कहलाता, अहिछत्रपुर कहलाता था, यह कहा जाता है। हम निचोड़ रूप में यह कह सकते हैं, आपका जब किसी राजा से संबंधित कोई मत नहीं आएगा, आपका किसी स्थान से संबंधित मत नहीं आएगा कि कौन उन्हें पुष्कर मानते हैं, कौन उन्हें जंगल देश मानता है, कौन उन्हें सवाद लक्ष्य मानता है, तो ये इस प्रकार का कौन इन्हें चित्तौड़ से मानता है, ये मत नहीं आएगा। तब अपने को आपको पूछा जाएगा कि चौहानों का मूल स्थान है, तो चौहानों का मूल स्थान क्या है, ये सांबरित है। सांबर, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र ये चौहानों का मूल स्थान कहलाता है। इसी का, इसे ही शाकंभरी कहते हैं, इसे ही सांबर कहते हैं, इसे ही सपाद लक्ष्य कहते हैं, इसे ही चामान कहते हैं। और हर्षनाथ का जो शिलालेख है वो हर्षनाथ को चौहानों का इष्ट देव बोलता है कि ये चौहानों के इष्ट देव है, गोवक प्रथम ने जो लगाया। तो उससे भी सिद्ध होता है कि अनंत गोचर का क्षेत्र सांबर तक था। इसका सार रूप में यह है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सांबर चारों ओर होने के कारण ये क्या कहलाए, चाहमान कहलाए। जानक जो पृथ्वीराज विजय लिखी, उनके लेखक के अनुसार यह नाम सिद्ध होता है कि यह चारों ओर था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो वासुदेव चौहान थे, उन्होंने 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान इनका प्रथम राजा माना जाता है। वासुदेव चौहान, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान सांबर के चारों ओर रहते थे और वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, सांबर झील का निर्माण करवाया। अब कालांतर में करवाया होगा, लेकिन इसे प्राकृतिक झील माना जाता है। कालांतर में कभी ये कृत्रिम झील भी रही होगी, लेकिन ज्यादातर इसका इतिहास है वो प्राकृतिक झील के रूप में बोलता है। तो इस प्रकार, और यह 33 सागर का अवशेष बोलता है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील की नींव डाली और सांबर के आसपास अपने साम्राज्य की स्थापना की, और इस प्रकार अहिछत्रपुर इसकी क्या कहलाती थी, राजधानी कहलाती थी। कालांतर में क्या हुआ कि ये इसका साम्राज्य बढ़ा, और इसका साम्राज्य बढ़ करके जालोर भी उनके अधीन आ गया। सोनगरा चौहानों का राज हुआ, सोनगरा चौहान आ गए, सोनगरा चौहान। सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान, सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान, और हाड़ौती में हाड़ा चौहान, हाड़ौती में हाड़ा चौहान। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, झालावाड़ बारा, ये क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, और इसमें कौन से चौहान थे, हाड़ा चौहान थे। और सिरोही में देवड़ा, देवड़ा चौहान कहलाए, और जालोर में सोनगिरी के कारण सोनगरा चौहान कहलाए। श्रवणगिरी पहाड़ी के ऊपर शासन करने के कारण ये सोनगरा चौहान कहलाए। तो इस प्रकार ये अजमेर के बाद में इन्होंने अजमेर पर शासन किया, ये अजय मेरू के चौहान कहलाए। कई इनमें से रणथंभौर, गोविंद प्रथम रणथंभौर, तो इस प्रकार ये रणथंभौर के अमीर रणथंभौर का था, रणथंभौर के चौहान कहलाए। इस प्रकार अलग अलग कई नाडोल के चौहान कहलाए। पाली के अंदर नाडोल है, तो नाडोल चौहान थे। तो इस प्रकार यही नहीं, पृथ्वीराज तृतीय के समय
और इससे पहले बिसल देव जो राजा हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने चौहाना का साम्राज्य इस सांबर झील से आगे बढ़ाते हुए, अजमेर से आगे बढ़ाते हुए इधर पड़ता है दिल्ली, दिल्ली तक इनका साम्राज्य था। दिल्ली में भी इनका राज था, बीकानेर पर भी चौहानों का साम्राज्य था। इसीलिए गोगा चौहान ने जो गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति पाई, तो वो एक चौहान साम्राज्य के क्षेत्र में से गुजर रहे थे और उन्होंने उनको विरोध किया। तो अजमेर, मारवाड़, बीकानेर, दिल्ली, मेवाड़ तक ही इनका शासन रहा है। तो इस प्रकार इनके आसपास के क्षेत्रों में रहा है कि किस प्रकार इनका शासन रहा है। अब देखो, वासुदेव चौहान के बाद में इनका प्रथम राजा, वासुदेव के बाद में जो द्वितीय राजा माना जाता है वो सामंत था। वासुदेव के बाद में इनका अगला राजा सामंत था। लिखते हैं 551 ईस्वी में कौन सा राजा था? वासुदेव। वासुदेव के बारे में हमने बता दिया कि सांबर झील का निर्माण करवाया, सांबर झील का निर्माण करवाया। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है आरएस मेन में, आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है कि वासुदेव चौहान पे टिप्पणी पूछी है और चौहानों की स्थापना पूछी है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया और ये चौहानों का प्रथम राजा था। यानी ये वैसे तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, आगे पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के तब बताएंगे कि कैसे इनके शासन थे। वासुदेव चौहान के बाद में सामंत आता है। इनका काल विवादित रहा है, सामंत का काल, और कई इनको 813 ईस्वी भी मानते हैं। सामंत के बाद में अगला जो राजा आता है नरप राजा आता है। नरप का उल्लेख ये बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख है, वासुदेव का, सामंत का, नरप तक का उल्लेख है। बिजोलिया शिलालेख ये भी कहता है कि जयराज था, जयराज इनका था। फिर इसके बाद में विग्रहराज का भी उल्लेख आता है, विग्रहराज प्रथम, इनका भी उल्लेख आता है। सामंत, नरप, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, चंद्रराज, चंद्रराज का उल्लेख आता है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर उल्लेख आता है। इनके अलावा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है इनका गोपेंद्र राज, किसका आता है? गोपेंद्र राज, गोपेंद्र राज का उल्लेख आता है, गोपेंद्र राज का उल्लेख आता है। सामंत का ये उल्लेख आता है कि ये प्रतिहार शासकों का सामंत था, ये सामंत राजा। गोपेंद्र राज, गोपेंद्र राज के बाद में आता है दुर्लभ राज प्रथम, ये थोड़ा उल्लेख है, वो इंपॉर्टेंट के रूप में आता है। दुर्लभ राज प्रथम, दुर्लभ राज प्रथम का ये उल्लेख आता है कि दुर्लभ राज प्रथम के समय ये हमारे राजस्थान में, उस समय राजस्थान का ये जो सिंध प्रांत है ये राजस्थान का भाग था। सिंध प्रांत, बलूचिस्तान भाग भी राजस्थान बाद में एक इकाई बना दी थी। तो इस प्रकार ये आधे सिंध तक हमारा राजस्थान का भाग था। और पश्चिम से प्रथम बार मुसलमानों ने आक्रमण किया था। तो मुस्लिम आक्रमण, प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण पश्चिम से, यह कहा जाता है कि मुस्लिम प्रथम आक्रमण, अरब प्रायद्वीप से ये बिलोंग रखते थे। तो मुस्लिम प्रथम आक्रमण अजमेर पर, अजमेर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? दुर्लभ राज प्रथम के समय मुसलमानों ने किया। अजमेर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, यह उल्लेख मिलता है कि दुर्लभ राज प्रथम के समय अजमेर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। इसलिए यह दुर्लभ राज जो है महत्वपूर्ण माना जाता है कि दुर्लभ राज का जब भी उल्लेख आता है तो मुस्लिम प्रथम आक्रमण अजमेर पर दुर्लभ राज प्रथम चौहान शासक के समय हुआ। किसके समय? चौहान शासक के समय हुआ। दुर्लभ राज प्रथम का बेटा था गुवक प्रथम। कौन था? गुवक प्रथम, गुवक प्रथम, जिसे गुवक चौहान, गुवक प्रथम था। और गुवक प्रथम के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये नागभट्टदित्य का सामंत था। गुवक प्रथम नागभट्टदित्य का सामंत था। प्रतिहार शासक नागभट्टदित्य का सामंत था और प्रतिहार शासक नागभट्टदित्य का ज्वाई भी था। प्रतिहार शासक नागभट्टदित्य का ये जवाई भी था और इसे वीर की उपाधि भी दी थी। ये रहा राजस्थान,
ये हमारा इंडिया, यहां अपन राजस्थान ऐसे बना दें तो यहां पड़ता है यूपी के अंदर कनौज। कनौज उस समय गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। और कन्नौज पर शासन था नागभट्टदित्य का। किसका था? नागभट्टदित्य का। नागभट्टदित्य की गोद ली हुई और एक मुंह बोली बेटी थी जिसका नाम था जाबाली। क्या नाम था? जाबाली। इस जाबाली की शादी पहले तो गुर्जर प्रतिहारों के नागभट्टदित्य ने अपने सामंत, इनका सामंत था जिसे गुवक प्रथम कहते हैं, गुवक चौहान, गुवक चौहान को अपनी जाबाली बेटी का विवाह करवाया। अपनी जाबाली बेटी का विवाह करवाया किसने? गुर्जर प्रतिहार नागभट्टदित्य ने। नागभट्टदित्य गुर्जर प्रतिहार राजा था। गुर्जर प्रतिहारों का कनौज राजधानी थी। कनौज के अंदर है गुवक प्रथम को जो है वीर की उपाधि दी, वीर की उपाधि दी। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्टदित्य ने गुवक को वीर की उपाधि और वीर की उपाधि देने के साथ ही अपने मुंह बोली बेटी यहां अपनी दत्तक पुत्री का विवाह, जाबाली का विवाह गुवक प्रथम से करवाया। और गुवक प्रथम ने ही यहां हम चुरू बताए थे, यहां झुंझुनू बताए थे। और इस प्रकार अर्धचंद्राकार जो राजस्थान का भी संभाग बना है सिक्कर, सिक्कर के अंदर हमने अभी बताया कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। गुवक प्रथम ने करवाया था, गुवक प्रथम ने करवाया था। यह जानकारी हमें किससे मिलती है? यह जानकारी हमें मिलती है 973 ईस्वी के हर्षनाथ शिलालेख से, हर्षनाथ मंदिर शिलालेख से, हर्षनाथ मंदिर शिलालेख से। तो गुवक प्रथम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, दुर्लभ राज इंपॉर्टेंट हो गया। वासुदेव चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वासुदेव 551 ईस्वी, ये सांबर के आसपास ने सांबर झील का निर्माण करवाया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। अब सांबर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र भी बोली जाती है और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सांबर शाकंभरी भी बोली जाती है और चौहानों की प्राचीन राजधानी अनंत गोचर और अनंत प्रदेश भी बोली जाती है। तो इस प्रकार वासुदेव चौहान प्रारंभिक शासकों में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इनके सामंत आए, नृप आए, गोपेंद्र राज आए, चंद्रराज आए, जयराज आए, विग्रहराज प्रथम आए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद में हमने दुर्लभ राज के बारे में पढ़ा। दुर्लभ राज हमको पढ़ना जरूरी है। देखो, दुर्लभ काम उसके समय हुआ। क्या दुर्लभ हुआ? कि प्रथम बार अजमेर पर दुर्लभ राज के समय, हमें याद करने का तरीका ढूंढना है कि उसके समय यह दुर्लभ काम हुआ कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण अजमेर में दुर्लभ राज के समय हुआ, दुर्लभ राज चौहान के समय। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इस दुर्लभ राज के बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो गुवक है। और गुवक इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे चौहान, और जब गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी और गुर्जर प्रतिहारों ने अपना जो वैवाहिक संबंध चौहानों से स्थापित किया, और वो किया नागभट्टदित्य ने। नागभट्टदित्य गुर्जर प्रतिहार ने अपनी मुंह बोली, अपनी दत्तक पुत्री जाबाली का विवाह गुवक प्रथम से किया। गुवक प्रथम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया उसने, और हर्षनाथ मंदिर हर्ष चौहानों का इष्ट देव कहलाता है, चौहानों का इष्ट देव कहलाता है। शाकंभरी इनका मूल स्थान है, तो शाकंभरी देवी इनकी कुल देवी कहलाती है। फिर चौहान अलग अलग जगह गए तो इनकी देवियां अलग अलग स्थानों पर इन्होंने स्थापित की, तो उनको अलग अलग लोक देवियों के नाम से उनकी इष्ट देवी, कुल देवी आदि नामों से जानी जाती है। लेकिन जब सांबर के चौहानों का ऐसा पूछ लिया जाए कि उनका इष्ट देव कौन है, तो श्री हर्ष है। तो गुवक प्रथम इसलिए भी फेमस है। 973 ईस्वी का हर्षनाथ मंदिर शिलालेख हमें गुवक प्रथम के बारे में जानकारी बताता है। हर्षनाथ का शिलालेख हमें यह भी जानकारी, आगे का जो शिलालेख लगा है उस पर कुछ प्रशस्ति लिखी है, उस पर यह भी लिखा है कि कभी मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था। उन शिलालेख के पास में नया कोई शिलालेख लिखा है, उसमें हमें यह जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम एक एक करके
चौहान साम्राज्य के वंश को आपको बीएसटीसी की दृष्टि से, ईओ की दृष्टि से, कॉलेज लेक्चरर की दृष्टि से, आरओ की दृष्टि से, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेन की दृष्टि से और एलडीसी एग्जाम, राजस्थान के समस्त जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको मैं अथक मेहनत करूंगा। आप वीडियो के अंदर पढ़ाने की शैली में आपको कहीं कमी नजर आती है, देखो कोई चीज मिस हो गई उसका छोड़ दो, बाकी आपको ऐसा समझ में कम आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करना है ताकि मुझे सुधार का मौका मिले। मैं आपका जितना अच्छा शिक्षक बन सकता हूं, इतना तराशने का काम, मुझे तराशने का काम आपका भी है। कहीं कॉन्फिडेंस में नजर आता है, आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है, या कहीं मैं चलते चलते भूल जाता हूं क्योंकि खुद की कमी कभी नजर नहीं आती है। हर टीचर परफेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है। कोई मानव पूर्ण नहीं होता है, तो उसकी जो भी कमियां हैं वो मैं आपके खाते में डालता हूं कि आप उसे सुधारने का बीड़ा उठाओगे। कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आपने अगला टॉपिक ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करना है और बेल आइकन दबानी है ताकि आपको पता चले कि मेरा 5 बजे आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।